दोस्तों, तो कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके बच्चों, और पूरी एनर्जी के साथ आप पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई शुरू करेंगे और मेरे से प्रॉमिस करना होगा आपको कि आप कैपेसिटर के साथ साथ इस चैप्टर को भी उतना ही ध्यान देंगे। मैं बता रहा हूं, ये मौका है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, दोनों के लिए कि हम लोग जितना ज्यादा मेहनत करें हम लोगों को उतना फायदा होगा। समझ गए ना दोस्त। मैं कल भी आपको बोला था कि हम लोग को अब सीरियस रहना है हमेशा, ठीक है ना। सीरियस करने का मतलब मैं बोरिंग नहीं बोल रहा हूं। लाइफ बोरिंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन लाइफ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और एनर्जी से भरपूर होनी चाहिए। तो देखो, सीधी सी बात यह है कि तुम कभी भी ये सोचो कि अभी जो टाइम है इसका फायदा उठाना। मैंने जब शुरू में अप्रैल में भी जब बैच शुरू किया था तो मैंने कहा था कि ट्रस्ट ऑन मी, आप मेरे पे भरोसा रखो। आप लास्ट तक देखोगे कि आपको इस पूरे सिनेरियो में ये कोरोना वायरस चाहे जो भी हुआ, इससे नुकसान की बजाय आपको फायदा होगा मेरे साथ जुड़े रहने से, और वो आप फील करेंगे। तो मैं यही बोलता हूं कि ट्रस्ट मी, ठीक है ना। आप मेरे पे, यू आर इन सेफ हैंड। सीधी सी बात है, तुम एक सुरक्षित हाथ में हो। वो बाकी लोगों से यहां मामला डिफरेंट है, यहां कमिटमेंट है। समझ गए ना। तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात है, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है। चैप्टर इंटरेस्टिंग कैसे है, एक तो इसको समझना भी आसान है और एग्जाम में प्रॉब्लम्स भी इसके बहुत आसान आते हैं और आपसे सॉल्व भी हो जाएगा, चाहे वो जेई हो या फिर नीट हो, ठीक है ना। आपका आईआईटी जेई मेन हो, एडवांस हो या नीट हो, हर एक जगह इससे प्रॉब्लम आना है, ठीक है ना। और प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो भी जाएगा। तो अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हो तो एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना है। अगर तुम में से कुछ लोग, मान लो कि चूंकि कुछ लोग बाद में जुड़े, क्योंकि देखो YouTube पे लाने का इसका मकसद भी यही था, क्योंकि ढेर सारे मेरे पास क्वेरी आ रहे थे। जैसे देखो क्या है कि एक तो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो एश्योर्ड थे कि ठीक है भाई उनका तो पूरा मैं करूंगा ही करूंगा। लेकिन जो बच्चे बाहर वाले मेरे से जुड़े हुए हैं उनके मन में ये चिंता थी, उनको भी लगता था कि मेरा भी 11th हो जाए। दैट्स व्हाई मैंने ये सोचा कि फिर अब एक काम ऐप में बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो एक चैप्टर तो मैं इसको यूट्यूब पे ऐसे डाल दूं, ठीक है ना। तो बाकी लोग काफी सिंसियरली पढ़ो, छोटा चैप्टर है, मजेदार है, आप देखिएगा। और साउंड भी इसमें, और इसके बाद जो वेव एसएचएम है वो भी बहुत मजेदार है। तो आप देखते जाओ बस, और बस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी तुम्हें। और मैं अभी भी बोलता हूं कि अगर तुम में से कुछ लोग आज भी इफ एंड बट में हो कि क्या होगा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं पछताओगे। तुम्हें रिग्रेट होगा इन टाइम का, जब तुम टाइम को वेस्ट कर रहे हो। दोस्त, अगर तुम्हारे पास सारी फैसिलिटीज आ रही हैं, एटलीस्ट मैं फिजिक्स की तो बात कर सकता हूं ना। फिजिक्स की जो मैक्सिमम पॉसिबल चीजें हैं वो आप तक मैं पहुंचाऊंगा, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, चाहे मेरा वो अपना डीपीपी हो, या क्वेश्चन बैंक हो आईआईटी का, जेई का, या फिर नीट का, या फिर एचसी वर्मा हो। आपको ऑब्जेक्टिव सारा कुछ आप तक पहुंचेगा। बस आपको स्टे कनेक्टेड रहना है इस चैनल के साथ और मेरे ऐप के साथ। ओके, बोर्ड्स के ऑब्जेक्टिव की भी बात मैंने की थी, वो भी आपके पास आएगा प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है ना। चीजें, हर चीज जो मैं बोल रहा हूं वो स्मूथली आपके तक पहुंचेगी, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मेरी बात को भी मानेंगे। अगर आप मेरी बात मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आप लेक्चर्स को, मान लो ये लेक्चर आज अपलोड हुआ, तो एक कसम तुम खाओ कि अगले 6 to 10 आवर्स के अंदर उस लेक्चर को तुम देखोगे, किसी भी तरीके से तुम देखोगे। दोस्त, दिन भर तुमको घर में रहना है, कहीं जाना नहीं है, तो फिर तब भी तुम्हें टाइम अगर नहीं मिलता है तो ये अपने ऊपर शर्म करने वाली बात है कि अगर हम 8 घंटे 10 घंटे दिन में अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं जबकि मेरे पास कुछ और काम नहीं है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है दोस्त। तो मैं बोल रहा हूं ना कि ये जो टाइम है इसका प्रॉपर यूटिलाइज करो, ठीक है ना। अगर लेक्चर अपलोड होता है 8 o'clock पे, तो मेरा ये सोचना है कि नेक्स्ट डे 10 o'clock तक आप में से हर एक को उस लेक्चर से गो थ्रू हो जाना है। डे वन से आप लेक्चर के साथ कनेक्टेड रहोगे, एक दिन का भी डिले नहीं करना है। नोट्स बनाए,
कितना मेरे को इतना अच्छा लगता है, व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं वो नोट्स का देते हैं। कुछ लोग तो रईस लोग हैं जो अभी भी वो पीडीएफ फाइल मेरे को से डाउट पूछते हैं, लेकिन ठीक है वो भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरे को हैप्पीनेस तब फील होता है जब किसी के कॉपी पे राइट डाउन किया हुआ दिखता है। इसका मतलब है वो बच्चा मेहनत कर रहा है। तो दोस्त देखो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो नॉलेज आती है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर बेसिक शिक्षा जो बेसिक एजुकेशन है वो कॉपी कलम या बोर्ड की बात की है वो है तो साइंटिफिक है। जब आप चीजों को लिखते हो तो वो आपके दिमाग में बहुत अंदर तक और बहुत देर तक रुकता है। अगर आप चीजों को सिर्फ देखते हो तो उसका अलग फीलिंग है और उसको राइट डाउन करने का अलग है। तो आप में से जो लोग सही से नोट्स बना रहे हैं और साथ ही साथ वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो उनकी जो इंप्रूवमेंट होगी वो उनसे बहुत अलग होगी जो पैसिव पढ़ाई कर रहे हैं। पैसिव पढ़ाई मींस जस्ट वीडियो को वॉच करना, सिर्फ वीडियो देखना। दोस्त उससे बहुत फायदा नहीं होगा। वीडियो पहले बार देखो, नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन के लिए आप वीडियो देखो, अच्छी बात है, लेकिन नोट्स बनाना होगा। अभी भी कुछ लोग पूछते हैं कि सर नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। भाई बोर्ड पे मैं एक आप अगर जो शुरू से जुड़े हुए हो और या जिसने 8-10 लेक्चर मेरा देखा होगा उसने देखा होगा कि मैं हर एक चीज छोटी सी छोटी बात भी मैं बोर्ड पे लिखता हूं। उसकी वजह क्या है कि अगर मान लो ऑफलाइन क्लास होता तो बोर्ड पे ही लिखता। क्या तुम, सीधी सी बात है, तुम बेंच पे बैठे होते और मैं बोर्ड पे लिख रहा होता और तुम भी राइट डाउन कर रहे होते। तो अभी क्यों नहीं करोगे भाई? आपके घर, और अच्छी बात है घर में हो, आराम से लिखो। ठीक है, चलो हो गया आज का मोटिवेशन। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों मैं ये बोल रहा था कि जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है ये एक छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है, ये सब छोटे चैप्टर हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हो गया, साउंड हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है ना, मॉडर्न फिजिक्स हो गया 12th में, ऑप्टिक्स भी 12th में। ये कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा या मैकेनिक्स जैसा महासागर नहीं है, ये सब छोटे चैप्टर हैं और इनसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट्स भी आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा इसके सिलेबस की जानकारी दे दूं कि इसमें कितने टॉपिक्स हैं। तो देखो, पहला टॉपिक तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आज हम लोग जानेंगे कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स क्या होते हैं, वो कैसे मेजर करता है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट जो बेसिक नीड है। जैसे सीधी सी बात है, जब आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा होगा तो आपको पहले पढ़ाया गया फोर्स, न्यूटन के तीनों लॉ, आपको एक्सेलरेशन बताया गया, मास बताया गया। तो ठीक जैसे मास, फोर्स, मैकेनिक्स का एक बेसिक चीज है, वैसे ही बच्चों हीट और टेम्परेचर यहां पे बेसिक है। तो आज तो पहला तो समझ लो कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, इसको हम लोग टॉपिक ना माने तो चले, मतलब ये समझो कि एक जनरल चीज है जो पूरे हर एक चैप्टर में घूमना है। चैप्टर्स यानी टॉपिक, चैप्टर भी करना सही नहीं रहेगा, टॉपिक कितने हैं तो यहां पे टोटल लिखने, राइट डाउन नहीं करना ना, कुछ भी लिखना नहीं है, पहले समझ लो। पहला चैप्टर जो अपना होगा वो होगा कैलोरीमेट्री। क्या होगा बच्चों? कैलोरीमेट्री। दूसरा चैप्टर जो होगा वो होगा ट्रांसफर ऑफ हीट। चैप्टर में जब चैप्टर बोलता हूं तो आप ये मत समझना कि बड़े बड़े चैप्टर हैं, ये अकेला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो तुम पढ़े हो ना वो इनके बराबर है, सोच लो। तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स में ये। तो पहला हो गया कैलोरीमेट्री, दूसरा हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ हीट, ओके। तीसरा हो गया केटीजी, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो वो यहां भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और फोर्थ जो है, जो सबसे डेंजर और मजेदार है, वो है आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड फिफ्थ भी एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन एक क्लास का है। तो इसमें दोस्तों ये दोनों जो टॉपिक है, जो तुम्हारा आपका केटीजी और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी से क्वेश्चन आता है। और ये आपको केमिस्ट्री में भी मदद करेगा। अगर आप यहां पढ़ोगे आपके केमिस्ट्री में भी आपका 2 चैप्टर कम से कम वहां पे मदद करेगा। ये एक होगा आपका वहां स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते होगे और दूसरा आप वहां पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, तो वो सेम है। लेकिन फिजिक्स का थोड़ा मामला अलग है, केमिस्ट्री का मामला अलग है, लेकिन बहुत हद तक ये दोनों कनेक्टेड है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ हीट में हम लोग कंडक्शन, रेडिएशन सब पढ़ेंगे। और कैलोरीमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन छोटा छोटा टॉपिक है। तो ये 4 टॉपिक्स हैं, मतलब चैप्टर करना उचित नहीं होगा। ये 4 टॉपिक है, लेकिन आपका बहुत कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ा बात ये है कि ये प्रोडक्टिव है। अगर एक बार सीख लोगे ना तो इसके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो कहोगे कि सर इस 4 में से ये तो है नहीं। मैंने पहले ही बोला ना, दिस इज बेसिक। ये हीट एंड टेम्परेचर तो एक बेसिक थीम है जो अपने को समझ में आएगा तभी हम लोग एंट्री कर पाएंगे इस चैप्टर में। और यही चीज है, अदरवाइज कहीं से एक जगह से शुरू करने से फिर तो वही हो गया। वो मेरा पढ़ाने का तुम जानते हो स्टाइल है ही नहीं। मुझे तो इस तरीके से पढ़ाना है ताकि तुम्हें साइंस समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो पहले अपने को जानना होगा व्हाट इज हीट, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, व्हाट इज फर्स्ट 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, चलो। अच्छा, एक बात और, एक दो 11th का बच्चा मेरे से पूछ रहा था। 11th मतलब समझ रहे हो ना, जो इस बार 10th पास किया है, उसको लग रहा है कि उसको भी यहां से नहीं, ये जो लेक्चर्स देखना है किसको किसको देखना है? जो अभी 12th में है, ठीक है ना, जो 12th में है। और यार जो 12th पास है वो भी देख सकता है, वो तो देख ही सकता है, 12th पास भी देख सकता है जो कोई भी है। और जो अभी 12th में है, जो इस साल 10th किया है, उसको नहीं देखना। हालांकि 11th का टॉपिक है, लेकिन उसको नहीं देखना है क्योंकि उसका तो अभी वेक्टर चल रहा है। तो वेक्टर चल रहा है तो वेक्टर वाला कैसे समझ पाएगा? इसमें तो बहुत सारी एनर्जी वाली बात होगी, ठीक है ना। तो इसको किसको देखना है? जो 12th में है और जो 12th पास आउट है। लेकिन ये जो टॉपिक है वो कहां का है? 11th का। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हीट एंड टेम्परेचर। और फर्स्ट हम लोग हीट से शुरू करते हैं। तो बच्चों अब बात शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले हीट से। ओके, तो हीट को लेके हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। हीट के ऊपर बात करने से पहले आपको एक चीज मैकेनिक्स का याद करना होगा। मैकेनिक्स में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, वर्क, है ना। मैंने भी आपको बताया था वर्क पावर एनर्जी में, आपको वर्क के बारे में बताया था कि वर्क क्या है। देखो, अब मैं थोड़ा वर्क के बारे में बताऊंगा, तब जाके आपको हीट में इंटरेस्ट आएगा। देखो वर्क क्या था। वर्क के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। मान लो अगर 2 बॉडी है, ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये भी एक बॉडी है। अब इस बॉडी में भी एनर्जी है, मान लो E1, और इस बॉडी में भी एनर्जी है E2, ठीक है ना। एनर्जी समझते हो। अब अगर इस बॉडी से इस बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, अगर एनर्जी बॉडी 1 से बॉडी 2 में ट्रांसफर करना है तो अपने पास क्या ऑप्शन है? अपने पास विकल्प क्या है? अपने पास ऑप्शन क्या है? तो बहुत सिंपल सी चीज है दोस्त। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे बॉडी में एनर्जी है एंड आप सामने में खड़ी कोई बाइक को या कोई बस तो बहुत बड़ी चीज हो गई, कोई छोटा बॉक्स है, तो बॉक्स को अगर तुम कुछ एनर्जी देना चाहते हो, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है एंड आप चाह रहे हो कि उसको एनर्जी दे, तो आपको क्या करना होता है? आप जस्ट क्या करते हो? उसको पुश करते हो, है ना। तो जब हम पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम बोलते हैं कि हमने क्या किया? वर्क। अगर आपने किसी के ऊपर फोर्स लगाया और साथ ही साथ डिस्प्लेस किया तो यू आर डूइंग सम वर्क। और आपने जो ये वर्क किया, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई आपके बॉडी से सामने बॉडी में, ठीक है ना। क्योंकि आप जब भी वर्क करेंगे तो आप फैटीग फील करेंगे, आप थकान महसूस करेंगे। थकान महसूस करने का क्या मतलब हुआ? एनर्जी जो आपके अंदर है वो उस बॉडी में ट्रांसफर हुई। और कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई? जितना आप वर्क किए। तो वर्क के बारे में आपको ये मैंने बताया था जब आपको मैकेनिक्स पढ़ाया था, या आपने बाकी लोगों ने जहां पढ़ा होगा वहां आपको बताया गया होगा कि वर्क is the form of energy that can be transferred from one body to other body। यानी वर्क एक एनर्जी का
रूप है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो अब अपने दिमाग में ये आ गया कि जब भी आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी है तो क्या करना होगा, वर्क। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई बॉक्स है जो आपका सरफेस पे रखा हुआ है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। अगर आप चाहते हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाए तो क्या करना होगा, यू हैव टू डू सम वर्क। आपको उस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाना होगा और उसको सरफेस से एक सर्टेन हाइट तक क्या करना होगा, डिस्प्लेस करना होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट करोगे, फोर्स लगाओगे, इस दौरान तुम उसके ऊपर क्या किए, वर्क, और उसकी एनर्जी बढ़ गई। मतलब अपने दिमाग में ये क्लियर हो गया कि वर्क जो है वो एनर्जी का फॉर्म है और ये एनर्जी की वो मात्रा है, ये एनर्जी का वो अमाउंट है जो एक बॉडी से ट्रांसफर होके दूसरे बॉडी में चला गया। ये तो हो गई वर्क की बात। सवाल ये है तो फिर ये हीट क्या है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि हीट क्या है तो आप भी कहोगे कि सर मेरे को पढ़ाया गया है 9th क्लास में, शायद 9th या 10th में है ये, मेरे को उतना 9th में है हीट। हाँ 9th में ही है। तो आपको हीट क्या बताया गया, आपको हीट के बारे में बताया गया कि दिस इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये किसी बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में रहती है। दोस्त एक बात समझ लो, जिस तरीके से वर्क किसी बॉडी के अंदर नहीं होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, और जब वो एनर्जी बाहर निकलती है, जब वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है तो उसका नाम क्या हो गया, वर्क। इन सेम मैनर हीट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी बॉडी के अंदर हो। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इस बॉडी में बहुत हीट है। ये सुनने में वैसा ही लगना चाहिए आपको जैसा कि ये बोलने में लगेगा। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि यार देखो ये बॉडी जो है ना, इसके अंदर बहुत वर्क है। सुनने में कितना अजीब लग रहा है यार। बॉडी के अंदर वर्क थोड़ी होता है, वर्क करने की क्षमता होती है, वर्क करने की कैपेसिटी होती है। इसका मतलब है वर्क जो एक टर्म है वो तब उसकी सिग्निफिकेंस है, तब उसका महत्व है जब वो किया जाए। वर्क किसी के अंदर नहीं होता है। ठीक इसी तरीके से हीट किसी के अंदर नहीं होता है। समझ गए ना। तो ये आज से कहना छोड़ दो कि तुम सामने में देखते होगे कहते हो यार इसमें बहुत हीट है। रॉन्ग। जिस तरीके से वर्क एक मीडियम है एनर्जी के ट्रांसफर करने का, हीट भी बच्चों एक माध्यम है, एक मीडियम है, एक जरिया है जिससे आप एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। अब जैसे वर्क में तो तुमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क हुआ, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर हीट कैसे ट्रांसफर होगा। जैसे वर्क के लिए तो फोर्स लगाना पड़ा, हीट को ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ा। तो अभी हम लोग कुछ देर में ही सीखेंगे कि आखिर हीट कैसे ट्रांसफर होता है। पहले तो समझते हैं कि हीट क्या हुआ। तो बच्चों हीट पे हम लोग आपस में हम लोगों का एक निर्णय हो गया कि हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, लेकिन ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो ट्रांसफरेबल फॉर्म में होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। समझ गए। फिर तुम्हारे दिमाग में एक बात और आएगी, सर अगर एनर्जी वर्क के थ्रू ट्रांसफर हो ही रहा था तो व्हाई वी नीड दिस हीट। तो हीट की जरूरत क्या है। दोस्तों जो एनर्जी है बॉडी की, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी जो बॉडी की होती है वो दो टाइप की होती है। एक एनर्जी होती है सिस्टमिक एनर्जी और दूसरी एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब तुम कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आपने ये क्या समझाया। देखो मैं लिखता हूं एक से। तो इस तरीके से बच्चों अब देखो क्या मैं बताने जा रहा हूं। मान लो ये बॉडी है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि बॉडी में दो टाइप की एनर्जी होगी। तो एक एनर्जी होगी सिस्टमिक एनर्जी, लिखना कुछ नहीं है बस आप समझो, सिस्टमिक एनर्जी। अब ये सिस्टमिक एनर्जी क्या होगी, कोई नई एनर्जी नहीं है। आप जिसको जान रहे हो ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी, उसी को मैंने ये नाम रख दिया है। मतलब कि ये बॉडी अगर मूव कर रही होगी, पूरी बॉडी अगर मूव कर रही होगी तो सिस्टमिक का एक हिस्सा हो गया काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। ओके। मान लो ये बॉडी एक सर्टेन हाइट से एलिवेटेड है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो गई वो हो गई mgh। तो ये सब जो हम लोग पहले पढ़ रखे हैं, हमने मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक एनर्जी किसी बॉडी का।
जिसका इसका मास m है, और इसके लिए इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। और सिस्टमिक एनर्जी को, अगर सिस्टमिक एनर्जी को ट्रांसफर करना हो, सिस्टमिक एनर्जी को अगर ट्रांसफर करना है तो हम लोग कैन बी transferred by doing mechanical work। बात अगर समझो पहले, फिर उसके बाद हम उसको नोट्स बना लेंगे। तो बॉडी की सिस्टमिक एनर्जी को कैसे डिफाइन किया आपने? तो बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी, मतलब एज ए होल बॉडी मूव कर रहा हो, या बॉडी एक सर्टेन हाइट पे हो, या और भी कई तरीके से बॉडी पे चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या बॉडी किसी स्प्रिंग से लगा हो, तो मतलब वो सारी जो एनर्जी तुम अभी तक पढ़े हो, उस एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं ये सिस्टम की एनर्जी है, सिस्टम एज ए होल। ठीक है ना? और इसको ट्रांसफर जब भी करना है तो यू कैन ट्रांसफर दिस by doing mechanical work. What is mechanical work? The work which is done by applying force. जो आप फोर्स लगा के वर्क करते हो उसको हम लोग चाहें तो बोल सकते हैं मैकेनिकल वर्क। लेकिन एक दूसरी एनर्जी है जो हमें इस टॉपिक पे, ये चैप्टर हम लोग पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि एनर्जी का एक और फॉर्म है, और वो अब देखो, इसी बॉडी का एक और एनर्जी भी होगा। कहोगे कौन सी एनर्जी? एंड दैट इज इंटरनल एनर्जी। आज ये हम लोग का टॉपिक भी है, मैं बाद में इसको ढंग से भी लिखवाऊंगा भी, लेकिन टॉपिक में बस बात वही है कि किसी भी टॉपिक में जो स्मूथ एंट्री है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका ये गेटवे है, एक बार आप इसके थ्रू इंटर हो गए तो फिर आसान हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो देखो, अब ये बॉडी अगर रेस्ट में भी रखी हुई है, जैसे मान लो आपके सामने आपका बुक, आपके सामने आपका फोन, या कुछ भी एनीथिंग जो आपका रेस्ट में रखा हुआ है ना, सामने में रेस्ट में रखा हुआ है, तुमसे कोई पूछेगा इसकी कितनी एनर्जी होगी, तो एनर्जी पूछने से तो आपको लगता है कि अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में आप वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर दोगे? 0। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 0। तो आपको अच्छा काइनेटिक एनर्जी की क्या हो गई? 0। लेकिन आप भूल रहे हो कि दोस्त, ये जो आपका बॉडी है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी हैं। कोई भी बॉडी ऐसे नहीं होता है, बॉडी किससे का बना होता है? एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का। ठीक है ना? और वो एटम और मॉलिक्यूल्स जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे या किसी भी टेम्परेचर पे उनमें कुछ न कुछ वाइब्रेशंस होता है, कुछ मूवमेंट होता है। सॉलिड के केस में वो वाइब्रेट करते हैं, लिक्विड के केस में वो ट्रांसलेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, गैस के केस में तो और भी ज्यादा फ्रीली वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बॉडी आपको रेस्ट में दिख रही है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, दे कैन ट्रांसलेट, दे कैन रोटेट। वो डिपेंड करेगा कि बॉडी किस फेज में है। ठीक है ना? फेज की बात भी करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो सिस्टमिक काइनेटिक एनर्जी तो उसकी 0 हो गई, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है? तो कहोगे ऑफ कोर्स है। वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का मास भी होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे यहां निकाला आपने पूरे बॉडी का मास लेके, तो मॉलिक्यूल की भी काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है उसके मास और उसके वेलोसिटी को कैलकुलेट करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर, तभी उसका नाम क्या रख दिया हमने? इंटरनल। ये बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास अट्रैक्शन रिपल्शन सब कुछ होता रहता है, क्योंकि वहां पे चार्ज भी होता है। तो तुम कह सकते हो कि किसी भी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल्स के पास वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल्स के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इन सभी के सम को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल एनर्जी। ये आपको अपनी आंखों से विजिबल नहीं होगा। जैसे ये विजिबल है, पूरी बॉडी चल रही है, यू कैन सी कि बॉडी इज मूविंग, तो ऑटोमेटिकली उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये भी आपको विजिबल है। अगर बॉडी किसी जगह पे रखा हुआ है तो आप देख सकते हो कि भाई इस हाइट पे रखी हुई है बॉडी, मतलब इसके पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये विजिबल है, दैट इज सिस्टमिक एनर्जी। और सिस्टमिक एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? बाय डूइंग मैकेनिकल वर्क। लेकिन बात है इंटरनल एनर्जी, जो अपने को विजिबल नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो इस एनर्जी को
और ये एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो कहोगे कैसे ट्रांसफर हो सकती है? तो इसके लिए ऑप्शन क्या बन गया अपने पास? हीट। तो मतलब तुमको अब ये समझ में आ गया कि हम लोग हीट क्यों पढ़ रहे हैं। तो हीट वो माध्यम है, हीट इज द मीडियम जिससे किसी बॉडी के इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी इंटरनल एनर्जी जो ट्रांसफर होती है तो वो ट्रांसफर्ड एनर्जी का क्या नाम हो जाएगा? हीट। लेकिन अब तुम कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, सिस्टमिक को ट्रांसफर करने के लिए वर्क है और इंटरनल को ट्रांसफर करने के लिए हीट है। नहीं, देखो सिस्टमिक एनर्जी को तो एक्सक्लूसिवली वर्क से ही ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इंटरनल के पास ये दोनों सुविधाएं मौजूद हैं। यानी इंटरनल कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू हीट एज वेल एज मैकेनिकल वर्क। देखो भाई ये तो ज्यादा इसको फायदा हो गया। तो इंटरनल एनर्जी या कैन बी ट्रांसफर्ड बाय दीज मेथड्स। ठीक है, तो दोस्तों तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटरनल एनर्जी है इसको ट्रांसफर करने का जो अपने पास जरिया है वो हीट भी है, मैकेनिकल एनर्जी भी है, जबकि सिस्टमिक को ट्रांसफर करने का जो जरिया है वो सिर्फ कौन सा है? मैकेनिकल। तो कहोगे इसका कोई एग्जांपल? बिल्कुल। आप देखो, आप अपने दोनों हाथ को जब रब करते हो तो हाथ को रब करते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग मैकेनिकल वर्क, ये फ्रिक्शन लग रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है कि तुम अपने हाथ को फील करोगे, टच करोगे तो ये थोड़ा हीटेड, इसका टेम्परेचर थोड़ा रेज होता है। तो इसका मतलब है कि वर्क करके तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ा होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ा होगा। तो यानी वर्क करके भी हम इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं और हीट के थ्रू भी इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। समझ गए ना? और सिस्टमिक के लिए तो सिर्फ वर्क है। तो ये तो अपने को यहां पढ़ना नहीं है, तो हमने मैकेनिक्स में पढ़ ही रखा है। यहां पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? इंटरनल एनर्जी। तो अब तुम्हें थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि सर ये चैप्टर इसलिए बना होगा क्योंकि यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी बॉडी के इंटरनल एनर्जी को लेके कि इंटरनल एनर्जी कैसे होती है, और उसके ट्रांसफर को लेके, और उसी के ट्रांसफर करने के लिए जो माध्यम है उसका क्या नाम है? हीट। अब देखो, अब हीट का डेफिनेशन बहुत बढ़िया तैयार हुआ। कोई पूछेगा व्हाट इज हीट, तो कहोगे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which can be transferred from one body to other body and it is used as carrier, है ना? ये कैरियर की तरह बिहेव करता है for the transfer of internal energy। ये इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कैरियर का काम करता है। रादर तुम ये बोल सकते हो कि बॉडी के अंदर है तो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है, और वही एनर्जी जब बाहर निकलती है ट्रांसफर होने के दौरान तो हम लोग क्या बोलते हैं? हीट जाता है। अब बॉडी के अंदर चला गया तो इंटरनल एनर्जी, सीधी सी बात है। बॉडी के अंदर है इंटरनल एनर्जी, बाहर निकाले हीट, और दूसरे को दे दिए, और दूसरी बॉडी में जैसे ही वो अंदर हीट गया तो उसके अंदर हीट नहीं बोलेंगे, जैसे ही उसके अंदर गया तो उसको क्या कहलाएगा? इंटरनल एनर्जी। तो बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी और ट्रांसफर के दौरान हीट। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई। अब तुम्हारे को समझ में आया कि हीट क्या है। अब हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, अब तब बात करेंगे टेम्परेचर का। यही तो बेसिक है। अगर ये अपना समझ में आ गया तो देखना ये कितना आसान होगा। तो पहले काम करो, आप इसको ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंस तो रखता नहीं है ये, लेकिन ये आप एक डायग्राम आप भी बना लो, उसके बाद हम लोग हीट के डेफिनेशन से आगे बढ़ेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अब हम लोग सबसे पहले हीट का डेफिनेशन लिखते हैं। देखो हीट को सबसे पहली बात Q से डिनोट करते हैं। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा कि हीट को Q से हम लोग चार्ज को डिनोट कर रहे थे, लेकिन यहां हीट को हम लोग Q से डिनोट करेंगे। तो ये हीट क्या हुआ? तो हीट हुआ, लिखेंगे इसमें, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी that can be transported from one body to other body।
ठीक है। तो हीट आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, हीट की जो हीट इज यूज्ड टू ट्रांसफर इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी। हीट जो है बच्चों किसी भी बॉडी के इंटरनल एनर्जी को ट्रांसफर करने में मदद करता है। उसके बाद आगे एसआई यूनिट, अब देखो ध्यान देना, इसका एसआई यूनिट जूल होगा, ठीक है, जूल। और इसका सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट वो होता है कैलोरी। अब अभी तक क्या है, यहां पे एक बहुत ही अजीब सी बात है। नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा यूनिट बड़ा होता है और कैलोरी छोटा होता है। जैसे 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, अगर सेम न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से देखें 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर सेंटीमीटर से बहुत बड़ा हुआ ना भाई। तो जैसे 1 किलोग्राम और 1 ग्राम, तो किलोग्राम बड़ा हो गया ग्राम से, तो किलोग्राम किसका है, ऐसा ही है, और ग्राम किसका है, सीजीएस का है। तो ठीक इस तरीके से यहां पे एसआई यूनिट है जूल और सीजीएस है कैलोरी। और तुम्हें ताज्जुब होगा कि हीट में है उल्टा, जो सीजीएस वाला है ये जूल से बड़ा है, ये सीजीएस वाला ही बड़ा है। और इनका आपस में कन्वर्जन का क्या रिलेशन है, तो 1 कैलोरी, हम लोग ना कैलोरी को शॉर्ट फॉर्म में CL लिखा करेंगे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18, और भी बहुत सारा नंबर आता है, जूल। ठीक है, या लगभग हम लोग 4.2 से काम चलाएंगे, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू हुआ, लेकिन 1 कैलोरी इक्वल टू, तुम खुद देखो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर आ गया, 4.2, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका डायमेंशन, डायमेंशनल एक फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये है एनर्जी, और अगर ये एनर्जी है तो ऑटोमेटिकली एनर्जी का फॉर्मूला होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, जो वर्क का होता है mL² T⁻²। तो ये छोटी छोटी चीजें हो गई हीट को लेके, किसको डिनोट किससे करेंगे और क्या करेंगे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं वो देखो जरा, स्टार मार्क करके। द एब्सोल्यूट कंटेंट ऑफ हीट inside any body has no meaning। भाई ध्यान दो, मैंने क्या लिखा कि हीट की एब्सोल्यूट कंटेंट, एब्सोल्यूट कंटेंट का मतलब कोई बॉडी में इतना हीट है, ये बोलना मीनिंगलेस है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। हीट के बारे में तभी बात करेंगे जब हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही हो। क्लियर है? तो हीट को लेके इतना आप थोड़ा सा अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट रखो। फिर आगे हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनर्जी पे। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल एनर्जी का। किसकी बात करते हैं? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी तो थोड़ा बहुत तो मैंने समझाया ही है, और आगे गैस के इंटरनल एनर्जी को लेके तो एक चैप्टर ही है आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें ढेर सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन फिर भी अभी भी बाकी हम लोग थोड़ा सा समझे इसको, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे सो देखो। इट इज सम ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रांसलेशनल
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, कॉमा इफ पॉसिबल, जैसा कि लिक्विड और गैस में होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल वो सभी में होगा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों, किसी भी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स के सारे एनर्जी का जो सम होगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, और काइनेटिक एनर्जी में बहुत सारे टाइप्स हैं, वाइब्रेशनल हो, रोटेशनल हो, ट्रांसलेशनल हो, जैसा पॉसिबिलिटी होगी। जैसे सॉलिड की बात करोगे तो सॉलिड में वाइब्रेशन ही होगा सिर्फ, क्योंकि सॉलिड का जो है ना, जैसे सब्सटेंस के 3 फेज हो गए। अब देखो यहां एक टर्म यूज करेंगे फेज, थोड़ा हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। एक टर्म यूज करेंगे फेज। फेज को स्टेट भी बोलते हैं, फिजिकल स्टेट। जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम लोग जो लैब में या नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो इनकाउंटर हम लोगों का उसके साथ होता है, वो 3 फेज होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि 4th और 5th स्टेज फेज भी डिफाइन किया गया है। 4th आपका प्लाज्मा है, जिसमें सिर्फ प्रोटॉन्स रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा, उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स हट जाएंगे। खैर वो होता है, लेकिन हम लोग बात जो फिजिक्स में यहां करते हैं वो प्रैक्टिकली फिजिबल, जो हमको नॉर्मल डे टू डे लाइफ में मिल जाए। जैसे प्लाज्मा जो स्टेट है सब्सटेंस का, वो सन पे मिलता है, उसके लिए बहुत टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कॉमन वर्ल्ड में जो पाया जाने वाला ये 3 फेज है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में तुम जानते हो कि मॉलिक्यूल्स का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होता है, तभी बच्चों सॉलिड का जो है ना शेप साइज क्या होता है, फिक्स्ड। लिक्विड में थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकती है, और गैस में तो बिल्कुल ही फ्री होता है। तो वही मैं बोल रहा हूं आपको कि आपका यही जो 3 अवस्था है, हिंदी में बोले तो अवस्था, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेज। ओके, तो अब यहां पे जो रोटेशन होगा कि ट्रांसलेशन होगा कि वाइब्रेशन होगा, ये डिपेंड करेगा फेज पे। अगर सॉलिड है तो वाइब्रेशन के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल अपने जगह से कहीं जा नहीं सकता, वहीं पे वाइब्रेट कर सकता है। गैस लिक्विड है तो वो ट्रांसलेट भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, वाइब्रेट तो खैर ऑफ कोर्स करेगा। गैस के केस में भी ये फैसिलिटी है, क्योंकि उसमें ही मॉलिक्यूल का जगह फिक्स नहीं है, तो ट्रांसलेट भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है और मूव भी कर सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी की जहां तक बात है दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी में इसका मतलब है फेज का इंपॉर्टेंस आ गया है ना। चलो फिर यहां पे मैंने लिखा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी होता है यहां पे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों, इंटरनल एनर्जी में, अगेन ये भी गैस के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। अब ये सारा चीज मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले ना हम लोग बात करते हैं कि आखिर पोटेंशियल एनर्जी में फेज का क्या रोल है। देखो, कोई लिक्विड क्यों होता है, कोई गैस क्यों होता है, कोई सॉलिड क्यों होता है? तो अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो तो वो सॉलिड होता है, फिर उसी का डिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो लिक्विड में होता है, और एकदम फ्री हो जाए तो क्या हो जाता है, गैस। तो ये जो है, ये अलग अलग फेज में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहां जो पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होती है वो दरअसल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि यहां तुम जानते हो केमिकल बॉन्ड्स का जो बेसिस है वो तो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन ही है, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, इसके पोटेंशियल वाले के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। पोटेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी का पोटेंशियल वाला हिस्सा,
तो इंटरनल एनर्जी जो है उसके दो हिस्से हो गए। सबसे पहली बात, इंटरनल एनर्जी में कौन कौन हो गया? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में भी वैरायटी है। तो जो उसका पोटेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी है, इट डिपेंड्स ऑन फेज ऑफ सब्सटेंस। फेज ऑफ सब्सटेंस मतलब ब्रैकेट में यहां पे हम लोग लिख देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और ये बात समझ में? अगर मान लो कि हम लोग किसी एक सब्सटेंस की बात करें, लाइक वाटर, तो वाटर के तीन फेज कौन कौन से हो गए? आइस, वाटर और स्टीम। ठीक है। अब ये H2O समझते ही हो, तो इसके तीन फॉर्म हो गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करोगे, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करोगे तो आइस से ज्यादा होगा वाटर का, वाटर से ज्यादा होगा स्टीम का। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो वो भी आइस से ज्यादा होगा वाटर का और वाटर से ज्यादा होगा स्टीम का। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी जो है यहां पे, इंटरनल एनर्जी का जो पोटेंशियल वाला हिस्सा है वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, तुमको याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखो सब कितना मजा आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहां पे चार्ज को साइन के साथ रखोगे तो के क्यू, ये Q1 मान लो, इसको Q2, के Q1 Q2 बाई आर। तो जैसे जैसे आर बढ़ाओगे तो आर हालांकि डिनोमिनेटर में है लेकिन आगे तुमको माइनस तो दिख रहा है ना, तो ये और ये तो एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐसा है नहीं कि ये माइनस तुम हटा दोगे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे तो सोचो मैथमेटिकली ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। आर भले नीचे में है, न्यूमेरिकली आपको लगेगा कि कम हो रहा है लेकिन माइनस भी तो देखोगे ना, और कहोगे कि सर यहां तो प्लस माइनस है। तो भाई केमिकल बॉन्डिंग में भी तो अट्रैक्शन ही होता है, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, कोई भी बॉन्ड हो। बॉन्ड कब बनेगा? जब अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अगर हम लोग पोटेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी देखेंगे तो इंटरनल एनर्जी का जो पोटेंशियल वाला पार्ट है वो सब्सटेंस के फेज पे डिपेंड करता है। फेज मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। और फेज पे क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि फेज अलग होने का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अलग अलग होना, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा आपका इंटरनल एनर्जी उस सब्सटेंस पोटेंशियल पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, एकदम याद कर लेना अपने को। बच्चों ऐसे पढ़ाई करनी है कि चीजें याद हो जाए ताकि फिर से देखना ना पड़े। इंटरनल एनर्जी के दो हिस्से हो गए, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक की बात अभी हम और करेंगे। अभी काइनेटिक में बहुत टाइप के हो गए, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल। नाच भी सकता है, चल भी सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है। वो अगेन डिपेंड करेगा कि किस फेज में है और भी कई चीजों पे। तो काइनेटिक वाले हिस्से की बात अभी हम लोग करेंगे, लेकिन हमने पहले ही बात करना शुरू कर दिया किसकी? पोटेंशियल वाले हिस्से की। तो पोटेंशियल वाला जो हिस्सा है बच्चों वो सब्सटेंस के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सब्सटेंस के फेज मतलब अवस्था, और वो पे क्यों डिपेंड कर रहा है? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ती चली जाएगी, और ये गैसियस फेज के लिए सबसे ज्यादा होगा। और देखो मैंने वो दोनों ऑर्डर यहां पे लिख दिया है। ऐसा क्यों होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ गए बच्चे? तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो फेज पे डिपेंड करता है। अब तुम्हें एक बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। देखो आइस, ठीक है ना, आइस से अगर वाटर बनाना है तो व्हाट वी हैव टू डू?
हम लोग आइस को अगर वाटर बनाना चाहते हैं, आइस को मेल्ट करना चाहते हैं, तो वी हैव टू सप्लाई हीट। आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो अब खुद सोचो, अगर आइस से वाटर बना मतलब कि आपने हीट दिया, मतलब कि आपने एनर्जी दी, और एनर्जी से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो ये कैसे? तो आइस आपका सॉलिड है और उसी का लिक्विड फॉर्म है वाटर। और तुम जान रहे हो कि जैसे सॉलिड से लिक्विड में जब जाओगे, सॉलिड से लिक्विड में जाओगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। तो समझ में आया ना क्या हुआ हीट का मतलब? यानी आपने हीट सप्लाई करके उसका फेज चेंज किया, और फेज चेंज करने से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। क्लियर है? तो हीट का एक फायदा तो तुम्हें नजर में आ ही गया होगा कि हीट क्या कर सकता है। हीट फेज ट्रांसफर करवाएगा, और फेज ट्रांसफर का मतलब आज से याद रखना, यहां जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है इसको बोलते हैं फेज ट्रांसफर। ये सब चीज मैं लिखवाऊंगा, आगे लिखवाना है, लेकिन अभी टॉपिक शुरू हो रहा है तो हर चीज को दिमाग में रखना है। फेज ट्रांसफर का मतलब फेज ट्रांसफर का मतलब हो गया उसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होना। ठीक है बच्चों? तो चलो अभी फिलहाल इतना लिखो, फिर हम लोग काइनेटिक के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे काइनेटिक पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी की। तो देखो सीधी सी बात है, काइनेटिक पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब है कि इसमें कौन इन्वॉल्व होगा? मॉलिक्यूलर मोशन, चाहे वो रोटेशन हो, ट्रांसलेशन हो या वाइब्रेशन हो। और यहां आपके सामने एक बहुत अच्छा टर्म आने वाला है, और वो टर्म है टेम्परेचर। दोस्तों अब देखो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे बॉडी के फेज से रिलेटेड था आपका कौन? पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही काइनेटिक का संबंध किसके साथ होगा? तो काइनेटिक एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी की है वो फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इट डिपेंड्स ऑन temperature of body. In other words, we can say kinetic energy of molecules are function of temperature। अब भाई एक बात समझो, काइनेटिक एनर्जी चाहे कोई भी हो, वाइब्रेशनल हो या रोटेशनल हो या ट्रांसलेशनल हो, काइनेटिक एनर्जी आपका बॉडी का डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर का भी आपको डेफिनेशन मिल गया। कैसे? सो देखो, मान लो अगर तुमसे पूछे 10 डिग्री वाटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर और 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, इन दोनों में पोटेंशियल एनर्जी किसका ज्यादा? तो तुम बोलोगे पोटेंशियल तो सेम हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड करता है कि वो लिक्विड है कि गैस है कि आपका सॉलिड है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल वाला हिस्सा जो हो गया, अगर मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी Pe1 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी Pe2 है, तो तुम बोल सकते हो Pe1 इक्वल्स टू Pe2। लेकिन अब इन दोनों में क्या बेसिक फर्क है? तो तुम कहोगे सर ये टेम्परेचर फर्क है। तो अगर 10 डिग्री वाटर और 50 डिग्री वाटर के बीच बात करोगे, तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी Ke1 है और इसकी काइनेटिक एनर्जी Ke2 है, तो सर्टेन है कि Ke2 इज ग्रेटर देन Ke1। तो कहीं ना कहीं आपको ये अब थोड़ा सा अंदाजा लग गया कि टेम्परेचर की डेफिनेशन जो तुम पहले से रट के बैठे हो। नॉर्मली जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि व्हाट इज टेम्परेचर, तो वो बोलते हैं दिस इज डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस। कोई वस्तु गर्म या ठंडा क्यों लगती है, तो टेम्परेचर बस। दोस्त ये एक ऑर्डिनरी डेफिनेशन है, ये एक साधारण परिभाषा है। अपने को अब नई चीज सीखनी होगी। आज से अगर मेरे से कोई पूछेगा टेम्परेचर क्या है, तो आप सीधा बोलोगे टेम्परेचर एक पैरामीटर है, टेम्परेचर एक मापदंड है,
टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये रिफ्लेक्ट करती है कि दिए गए बॉडी में इंटरनल एनर्जी की मात्रा कितनी है। और इंटरनल एनर्जी में भी पूरे इंटरनल एनर्जी की नहीं, सिर्फ किसकी, तो काइनेटिक पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी की। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर के बारे में कि लिख सकते हैं आगे चल के कि जैसे अभी फिलहाल यहां मैं लिख देता हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ेगी? तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर रेज करोगे, तुम खुद इमेजिन करो, अगर जब पानी को गर्म करते हो, पानी को बॉईल करते हो, तुम देखते हो ना उसमें मॉलिक्यूलर मोशन एकाएक तेज हो जाता है। तो सीधी सी बात है, हायर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द मॉलिक्यूलर मोशन, और मॉलिक्यूलर मोशन जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो इंटरनल एनर्जी जो होगा उसका काइनेटिक वाला हिस्सा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और पोटेंशियल वाला हिस्सा किस पे डिपेंड करेगा? फेज पे। ओके, फेज मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब लास्ट में हम लोग एक टेम्परेचर का डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जैसा कि आज का अपना हेडिंग ही था, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, है ना। और इसके अलावा इसमें और भी टेम्परेचर का मेजरमेंट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब भी डिस्कस करेंगे। अगला क्लास बहुत अच्छा होने वाला है, ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये चैप्टर में एंट्री था, तो आज अगर आपने स्मूथली इंटर कर लिया है तो आगे और मजा आने वाला है आपको। तो फिलहाल आप इसको राइट डाउन कर लो जल्दी से। बच्चों बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर का, है ना। तो टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होगा? तो सीधा लिखेंगे, इट इज ए thermodynamic पैरामीटर। ये एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है which reflect the kinetic part of internal energy of given body। मतलब कि यहां से हम लोग ये समझ गए कि टेम्परेचर की जो पुरानी डेफिनेशन है डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस, उसको छोड़ दो। अब ये याद रखेंगे कि एक थर्मोडायनेमिक मतलब जैसे मान लो एक थर्मल से टेम्परेचर का टर्म आता है, तो ये एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है जो रिफ्लेक्ट करता है, जो प्रदर्शित करता है काइनेटिक पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गिवन बॉडी, दिए गए बॉडी के काइनेटिक पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी का। समझ गए? तो बच्चों आज इतना ही करते हैं, ठीक है। आज शुरुआत थी अपनी, और फिर फ्राइडे को आपको इस टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और टेम्परेचर के स्केल के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग उस दिन हीटिंग इफेक्ट को देखेंगे कि किसी बॉडी को हीट करने पे क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, देखेंगे हम लोग। ओके।